माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सुन स्कूल के लिए कुछ रोटी वोटी रख ली कि नहीं? हाँ माँ रख ली, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर राहुल स्कूल की तरफ बढ़ गया। राहुल अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ता था। वो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। राहुल जब छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके पिता का अपना आम का बगीचा था और जिस गांव में राहुल रहता था वहाँ के ज्यादातर लोग आम की ही खेती करते थे। उधर स्कूल में क्या हो गया हीरो, इतना उदास क्यों है? अरे कुछ नहीं यार, बस खुद पर गुस्सा आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों, क्या हो गया? मेरे होते हुए मेरी माँ को कितना काम करना पड़ता है यार। आमों से भरी इतनी भारी टोकरी लेकर कितनी दूर तक जाना पड़ता है उन्हें। अगर चाची आम लेकर उस ठेकेदार रमन सिंह के पास नहीं ले जाएंगी तो आमदनी कैसे होगी? बस इसी बात का तो रोना है कि वो खड़ूस रमन सिंह औने पौने दाम पर पूरे गांव के लोगों से उनके आम खरीद लेता है। खुद तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और हम इतनी मेहनत करने के बाद भी और गरीब होते जा रहे हैं। राहुल को जिस रमन सिंह पर गुस्सा आ रहा था वो गांव का ही एक बड़ा जमींदार था। गांव के सभी लोग उसे ही अपने आम बेचते थे। ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। दरअसल गांव इतना पिछड़ा और एकांत में था कि वहाँ कोई दूसरा व्यापारी आम खरीदने आता ही नहीं था और लोगों के लिए शहर जाकर आम बेचना मुमकिन नहीं था। बस इसी मजबूरी का फायदा रमन सिंह उठाता था। राहुल ये हालात बदलना चाहता था लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसी शाम, आज आमों के कितने पैसे मिले माँ? अरे तो वो सब छोड़ना, नहीं पहले आप बताओ। कुल 15 किलो आम थे तो रमन सिंह ने 150 रुपए दिए मुझे। बस 150 रुपए? माँ तुम्हें पता है आज हमारे मास्टर साहब ने बताया कि इस वक्त शहर में आम 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ पर हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? कर सकते माँ, और मैं करके भी दिखाऊंगा। तुम देखना, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। राहुल गुस्से से वहाँ से चला गया। उसकी माँ कलावती उसे पुकारती रही लेकिन वो नहीं रुका। अब क्या हो गया तुझे, फिर चाची से झगड़ कर आया क्या? हाँ यार, तो उनसे क्यों झगड़ता है? वो माँ है तेरी। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मेरा खून तो उस रमन सिंह की दादागिरी पर खौलता है। अच्छा ये बता, तेरे आम कितने के बिके? पापा बता रहे थे कि 12 किलो आम के रमन सिंह ने 120 रुपए दिए बस। इसका मतलब इस बार वो सबको 1 किलो आम के बस 10 रुपए ही दे रहा है। पिछली बार तो उसने 1 किलो आम 15 रुपए में लिए थे ना। हाँ पर क्या करें, वो जो भाव देगा उसी में तो बेचना पड़ेगा ना। अगर उसे नहीं बेचे तो आम पड़े पड़े सड़ जाएंगे, फिर तो ये पैसे भी हाथ से जाएंगे जो रमन सिंह अभी दे रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। अब तू मेरा साथ देगा क्या? लेकिन तू क्या करने की सोच रहा है? देख, अगले महीने हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, फिर हम वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि गांव में कॉलेज तो है नहीं। फिर तो हमें भी अपने बाप दादा की तरह इस रमन सिंह की गुलामी ही करनी पड़ेगी, या फिर कुछ अलग करके हम अपना भविष्य खुद संवार सकते हैं। और ये होगा कैसे? उसकी चिंता तू मत कर, बस तू इतना बता कि तू मेरे साथ है या नहीं। अरे तेरे लिए जान हाजिर है भाई। दरअसल रमन सिंह को सबक सिखाने और गांव वालों को इंसाफ देने के लिए राहुल के मन में एक बड़ा प्लान था। उसने कलावती और रोहित के पापा को सारी बात समझाई और उन्हें भी उसका साथ देने के लिए मना लिया, जिसके तहत अगले दिन ही रोहित के पापा और कलावती रमन सिंह के पास गए। लाला जी नमस्ते। आप बताओ क्या बात है? लाला, ये मेरा बेटा है राहुल और ये उसका दोस्त है रोहित। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं और हमारे गांव में तो कॉलेज है नहीं, तो आगे की पढ़ाई के लिए ये दोनों शहर जाना चाहते हैं। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? लाला जी बस आप ही हमारी मदद कर सकते हो। बड़ी उम्मीद से आए हैं आपके पास। मैंने पता करवाया, हम दोनों के लिए पहले साल की फीस 20,000 रुपए है। सरकारी कॉलेज है, अगर आप हमारी मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्या 20,000? छोकरे, यहाँ पेड़ों पर आम उगते हैं, ऐसा नहीं, समझा क्या? अब लाला जी बस 20,000 की तो बात है। हम दोनों वहाँ पढ़ाई के साथ कोई काम धंधा भी ढूंढ लेंगे और आपके पैसे जल्द से जल्द चुका देंगे। अच्छा, और अगर पैसे नहीं चुकाए तो आप हमारा आम का बगीचा ले लेना, पूरा का पूरा। फिर ठीक है, लेकिन सुन ले, 1 साल बाद पूरा 20% कमीशन लूंगा। चलेगा लाला जी, मंजूर है हमें। लालच में आकर रमन सिंह ने राहुल और रोहित को उनके कॉलेज की फीस के लायक पैसे दे दिए। अगले ही दिन पैसे लेकर राहुल और रोहित शहर की तरफ चल दिए। फिर रास्ते में, ओए पैसे तो मिल गए, अब क्या करना है? अब मेरी बात ध्यान से सुन, शहर में हर चीज किराए पर मिलती है, तो सबसे पहले हम कोई कमरा किराए पर लेंगे। तू और मैं वहीं रहेंगे, फिर हम एक बड़ी जूस मशीन खरीदेंगे और आखिर में हमें एक टेम्पो किराए पर लेना है। अच्छा, और फिर क्या करेगा तू? मैं उसी किराए के टेम्पो से गांव के आम यहाँ तेरे पास लाऊंगा और तू नामों का ताजा जूस निकाल कर बेचना। आइडिया तो जानदार है तेरा, मगर लाला को पता चला तो? तू उसकी चिंता मत कर, मैंने सभी गांव वालों को गांव से बाहर आकर मुझे आम देने को कहा है। लाला को कानो कान खबर नहीं लगेगी। अगले ही दिन राहुल ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से टेम्पो किराए पर ले लिया।
और बाकी बचे पैसों से उसने रोहित को जूस मशीन दिलवा दी। वो सुबह सुबह ही गांव की तरफ चल दिया। दोपहर में उसे गांव से थोड़ी दूर पर अपने ही गांव के बहुत सारे लोग दिखाई दिए, जिसमें कलावती भी थी। राहुल ने टेम्पो से एक तराजू निकाला और सारे आम तोलकर एक कॉपी में लिखता रहा। फिर वो सारे आम लेकर शहर आ गया। शाम को रोहित और राहुल दोनों ने बाजार में आम का ताज़ा जूस बेचना शुरू कर दिया। गाँव के देसी, रसीले और मीठे आमों का जूस लोगों को खूब पसंद आया। रात होते होते उनके पास एक आम भी नहीं बचा। 1 2 3 4 देख रहा है रोहित, पहले ही दिन पूरे 4000 कमाए हमने। भाई मान गया तुझे। गांव में रमन सिंह को इतने पैसों के लिए कम से कम 400 किलो आम बेचने पड़ते। तभी तो बेटा इतनी कीमत आम की नहीं है जितनी उसके जूस की है। अब तू देखता जा आगे मैं करता क्या हूँ। राहुल के दिमाग में पूरा प्लान था। वो हर रोज टेम्पो लेकर जाता, गांव वालों को उनके आमों की अच्छी कीमत देता और फिर उनके आम शहर लाकर उसका जूस बनाकर बेचता। और उसका ये काम कुछ ही दिनों में खूब चल निकला। कमाई बढ़िया हो रही थी तो कुछ ही दिनों में राहुल ने किराए के टेम्पो की जगह अपना खुद का टेम्पो खरीद लिया। टेम्पो का किराया बचा तो आमदनी भी दुगनी हो गई। उधर रमन सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि गाँव वाले आखिर उसके पास अपने आम बेचने क्यों नहीं आ रहे हैं। उसने गाँव वालों से पूछा तो सबने राहुल के कहे मुताबिक झूठ बोल दिया कि इस आमों में कीड़ा लग गया है और सारी फसल बर्बाद हो गई है। रमन सिंह ने भी उनकी बात पर भरोसा कर लिया। फिर ठीक 1 साल बाद, माँ ये देखो। अरे वाह, एक और नया टेम्पो। जुग जुग जी मेरे बच्चे। अरे ये टेम्पो किसका है और यहाँ क्या कर रहा है ये टेम्पो? हमारा है लाला, और इसी टेम्पो में हमारे आम जाएंगे शहर, समझे क्या? अच्छा तो ये पढ़ाई कर रहा है तू शहर जाके। चल तू मेरे पैसे लौटा पहले, वो भी सूद समेत, वरना तेरा ये टेम्पो सीधा जाएगा मेरी हवेली। ओहो लाला चिंता क्यों करते हो हैं? रुको 1 मिनट, सूद समेत तुम्हारे बनते हैं 24,000। लेकिन रुको, तुम ये पूरे 25,000 रखो। और एक बात और सुन लो, आज से गांव में कोई तुम्हारी गुलामी नहीं करेगा, समझ गए? और इन सबकी इसी आजादी की खुशी में तुम मेरी तरफ से 1000 रुपए की मिठाई खा लेना, ठीक है ना? लाला को समझ ही नहीं आया कि जो हुआ वो कैसे और कब हो गया। वो अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया। हर कोई राहुल और रोहित की पीठ थपथपा रहा था और कलावती की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसके बेटे ने आखिरकार वो कर दिखाया था जो उसने कहा था। मीनाक्षी अपने पति मंगल और बेटे केशव के साथ माणिकपुर में रहती थी। मंगल की मजदूरी से घर चलाना बहुत मुश्किल था और मीनाक्षी चाहती थी कि केशव बड़ा होकर पढ़ लिखकर शहर में अच्छी नौकरी पर लग जाए। इसलिए मीनाक्षी चाहती थी कि वो भी कुछ काम करे ताकि केशव की पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल सके। मीनाक्षी के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां पर वो बेल उगाया करती थी। गांव में किसी को भी बेल का फल चाहिए होता था, वो मीनाक्षी से मांग लिया करता था। अरे मीनाक्षी जरा एक बेल तो तोड़ दे, आज बड़ा मन हो रहा है बेल खाने का। हाँ चाची मैं अभी देती हूँ, तुम रुको मैं लेकर आई। जीती रहे बहू, सचमुच तेरे में रत्ती भर भी अहंकार ना है। अच्छा मैं चलती हूँ। ये केशव कहाँ रह गया? आज स्कूल से आने में इसने बहुत देर कर दी। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? अरे बात ही कुछ ऐसी है मीनाक्षी, ठेकेदार गांव छोड़कर जा रहा है। मेरे साथ और भी मजदूर थे जो बेचारे परेशान होकर वापस अपने अपने गांव चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। क्या बात है केशव, तूने आज स्कूल से आने में बहुत देर लगा दी। माँ कल शिक्षक दिवस है तो हम बच्चे मिलकर मास्टर जी के लिए कविता तैयार कर रहे थे, बस उसी का अभ्यास कर रहा था। माँ कल सब बच्चे मास्टर जी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि कल शिक्षक दिवस पर मैं भी मास्टर जी के लिए कोई उपहार लेकर जाऊं, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या दूं। एक काम करो, तुम कल मास्टर जी के लिए बेल ले जाना। फल तो खाया जाता है और वैसे भी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो वो बेल को खा भी लेंगे। ठीक है माँ, मैं कल मास्टर जी के लिए बेल ले जाऊंगा। तुम पेड़ से तोड़कर मुझे बढ़िया बढ़िया बेल के फल दे देना। केशव खुश हो जाता है। अगले दिन मीनाक्षी उसे पके हुए बेल तोड़कर दे देती है। केशव बेल फल लेकर स्कूल जाता है और मास्टर जी को उपहार में देता है। अरे वाह, ये उपहार मेरे लिए बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव बेटा। अपने माता पिता को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मंगल काम ना मिलने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। मीनाक्षी भी जब मंगल को चिंता में देखती तो उसे बहुत दुख होता था।
एक दिन केशव अपनी माँ के साथ बाजार गया तो रास्ते में उसे अपने मास्टर जी मिले। मास्टर जी नमस्ते। अरे केशव बेटा, तुम? नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मंगल मिला था मुझे, बता रहा था जिस ठेकेदार के पास काम करता था वो शहर चला गया। जी मास्टर जी, इसी कारण बहुत परेशानी हो रही है। केशव को लेकर जो पढ़ाने लिखाने के सपने देखे थे वो पूरे होंगे भी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काश मैं कोई काम कर पाती तो बहुत मदद मिल जाती। काम तो तुम अभी भी कर सकती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। पर मास्टर जी मैं ऐसा क्या काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेल का शरबत, हाँ, तुम बेल का शरबत बनाकर क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे तो खुद के बेल के पेड़ हैं, तो तुम्हें कहीं से भी कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से ये व्यापार शुरू कर सकती हो। और फिर अभी तो गर्मियां आने वाली हैं, तो बेल का शरबत गर्मियों में बहुत बिकेगा। इसके बहुत फायदे होते हैं, लोग इसे बहुत शौक से पीते हैं। तुम्हारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी का सुझाव मानकर मीनाक्षी घर आती है। वो देखती है कि मंगल को थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। वो मंगल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है मंगल तेज धूप और गर्मी में काफी देर घुमा है, इसलिए गर्म हवा लग गई है। मैंने मंगल को दवाई दे दी है, इससे आराम आ जाएगा। सुनो जी, आप क्यों चिंता में घुल रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और केशव का क्या होगा? मुझे पता है आप काम की तलाश में सारा दिन धूप और गर्मी में घूमते रहते हो, पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है। पर हम क्या काम करेंगे मीनाक्षी? हमारे पास काम शुरू करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कहा ना, सब हो जाएगा। बस आप अपने मन से इस चिंता को बाहर निकालो। अच्छा ये लो, देखो मैंने क्या बनाया है, बेल का शरबत। बेल का शरबत? हाँ, अब तुम इसे पीकर बताओ कैसा बना है। और तुम्हें पता है, इसे पीने से तुम्हारी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। बेल की तासीर ठंडी होती है, इसका शरबत पीने से गर्मी में बहुत राहत मिलती है। मीनाक्षी, बेल का शरबत तो पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है, और इसको पीकर कितनी ठंडक और ताजगी महसूस हो रही है। माँ, बेल का शरबत तो पीने में बहुत ही अच्छा है, मुझे और पीना है। ये ले और पी, मैंने बहुत सारा बनाया है। और ये शरबत का एक जग तो मास्टर जी को भी दिया। आज उन्हीं के कारण मुझे इस काम को शुरू करने का हौसला मिला है। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे मीनाक्षी के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं। सब लोग बेल के शरबत की बहुत तारीफ करते हैं। और फिर धूप और गर्मी के मौसम में जब ठंडा ठंडा बेल का शरबत पीने को मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। मीनाक्षी बेल के शरबत का ठेला लगाकर अच्छे पैसे कमा लेती थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मंगल भी इस काम में मीनाक्षी की मदद करता था। मीनाक्षी जानती थी, जब ईश्वर की कृपा से एक रास्ता खुला है तो आगे चलकर मेहनत से कमाई के और रास्ते भी खुल जाएंगे और केशव को पढ़ाने लिखाने का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। Thanks for watching.